हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम इतना सही वाला ट्रिक करने वाले हैं जो कि आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिए। मेरी आप बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप ये वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा कि आपको क्या करना है अनसीन पैसेज में। और अगर आपने ये पूरा देख लिया वीडियो लास्ट तक तो मेरी गारंटी है कि आप अनसीन पैसेज में फुल आउट ऑफ फुल हमेशा लाएंगे, कभी आपके एक नंबर भी नहीं कटने वाले। अगर आपको बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब कर लिया है, और अभी तक के सारे बच्चों के सपोर्ट के लिए बहुत सारा थैंक यू। चलिए आज हम करने वाले हैं अनसीन पैसेज का ऐसा ट्रिक कि आपका अनसीन पैसेज कभी रॉन्ग हो ही नहीं सकता। यस, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। सिर्फ आपको 3 बातों का ध्यान रखना है, तो उसी को आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो अनसीन पैसेज कॉम्प्रीहेंशन के अंदर आता है, ठीक है। अनसीन पैसेज को हम कॉम्प्रीहेंशन बोलते हैं, और ये कॉम्प्रीहेंशन यानी अनसीन पैसेज इम्पॉर्टेंट होता है। और इम्पॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि 10th में 20 नंबर्स का आता है, 12th में भी 20 नंबर्स का आता है। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है, जैसे कि यूपीएससी में ये 60 नंबर्स का आता है, और एसएससी में भी आता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। एसएससी का भी नाम आपने सुना होगा, उसमें 40 नंबर, और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी वो मैक्सिमम वेटेज का है, इसलिए कॉम्प्रीहेंशन बहुत ज़रूरी है समझना, यानी कि अनसीन पैसेज। अब ये क्या होता है? कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या होता है? कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है कॉम्प्रीहेंड, यानी कि अंडरस्टैंडिंग, यानी कि विजडम, यानी कि आपकी समझ, आपको कितना समझ आता है ये समझना चाहता है एग्जामिनर। आपको जब अनसीन पैसेज दिया जाता है तो एग्जामिनर आपके समझ को एग्जाम करता है, यानी कि आप कितना समझते हैं इंग्लिश को, आप में कितनी समझदारी है उसको लेकर, ये समझना चाहता है एग्जामिनर। अब जब हम समझ गए हैं कि कॉम्प्रीहेंशन यानी अनसीन पैसेज का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग यानी समझना, और एग्जामिनर हमारे समझ को चेक करना चाहता है, तो हम क्या करें? तो रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। जो ये लिखा रहता है इसके सामने मैंने क्रॉस क्यों लगाया है? क्रॉस इसलिए लगाया है क्योंकि सबसे पहला मैजिकल ट्रिक है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज, जो लिखा रहता है वही नहीं करना है। जी हाँ, आपको सबसे पहले पैसेज को नहीं पढ़ना है, आपको पैसेज को बाद में पढ़ना है, पहले आपको कुछ और करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैडम क्या बोल रही हैं, मैम को कुछ समझ में आ भी रहा है? जी हाँ, मुझे सब समझ में आ रहा है और मैं पूरे होश और हवास में बोल रही हूँ। आपको पैसेज नहीं पढ़ना है, आपको सेकंड जो ट्रिक अपनानी है, मैजिकल ट्रिक, वो ये है कि आपको सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ना है। नीचे जो क्वेश्चंस दिए हैं, जी हाँ, उसको आपको सबसे पहले पढ़ना है। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट आपको करना है पैसेज को आधा इंग्लिश में और आधा हिंदी में समझना है। जी हाँ, अब जब आपने क्वेश्चन पढ़ लिया तो आपको पैसेज पढ़ना है, और पैसेज को आधा इंग्लिश और आधा हिंदी में समझना है। जैसे आपको एग्जांपल देती हूँ, शिल्पी नोज पामिस्ट्री, मान लीजिए ऐसा लिखा है पैसेज में, तो शिल्पी नोज का मतलब आपको पता है, पामिस्ट्री की मतलब आपको पता नहीं है, तो नहीं चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको पामिस्ट्री का मतलब नहीं पता है तो छोड़ दीजिए, बट शिल्पी नोज ये तो समझ आ रहा है ना कि शिल्पी को पामिस्ट्री पता है, यानी शिल्पी पामिस्ट्री जानती है, बस इतना ही काफी है। तो इंग्लिश को इंग्लिश में समझ लेना है, बस पढ़ लेना है। समझ आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, टेंशन नहीं लेना है, पढ़ते जाना है। अब आपने क्वेश्चंस भी पढ़ लिया, सेकंड आपने पैसेज भी पढ़ लिया, वो भी इंग्लिश में पैसेज को पढ़ते हुए थोड़ा थोड़ा समझते हुए आगे बढ़ गए। पर अब क्या करें? अब अपनानी है हमको अपनी तीसरी ट्रिक, जो होता है क्वेश्चंस को फिर से पढ़ना। और आप देखोगे क्वेश्चन में एक पैटर्न होता है, ये आपको शायद कोई ना बताए, लेकिन आप देखोगे क्वेश्चन में एक पैटर्न, एक ऑर्डर फॉलो किया गया है, एक सीक्वेंस फॉलो किया गया है। जो पहला क्वेश्चन है वो पैराग्राफ 1 और 2 से आता है,
जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो पैराग्राफ 2 और 3 से आता है, और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 से आता है। इस सीक्वेंस में वो आगे बढ़ता जाता है। आपने कभी गौर किया होगा, और ये 90% हमेशा ऐसा ही होता है। मैं गारंटी ले सकती हूँ आपको पहले क्वेश्चन का आंसर पहले पैसेज में ही मिल जाएगा। बहुत रेयर केस में आपको सेकंड पैसेज में जाना पड़ेगा। तो पहले क्वेश्चन को आप पहले पैसेज या सेकंड पैसेज के पैराग्राफ में ही ढूंढे, यही नियम है। अब हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, पैसेज पढ़ लिया, फिर क्वेश्चन पढ़ लिया। अब हम आते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं और उन क्वेश्चंस को हमको आंसर कैसे करना है, किस तरीके से करना है। तो सबसे पहला टाइप जो होता है वो होता है डायरेक्ट क्वेश्चन, जिसको हम MCQ भी बोलते हैं। या तो वो MCQ होगा या तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको 4 ऑप्शन दे दिए होंगे या फिर आपको डायरेक्ट पूछेगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस के आंसर आपको पैसेज में सीधा सीधा मिल जाएगा। जी हाँ, कोई घुमा फिरा के नहीं पूछा जाएगा, आपको सीधा सीधा इसका आंसर मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए हु इज अजय's फादर, तो उसमें आराम से मिल जाएगा आपको कि अजय के पिता कौन थे पैसेज में। पेंसिल से पैराग्राफ में डॉटेड लाइन से हिंट को लिखना है। जब आप पैसेज पढ़ते रहोगे, पहले आप क्वेश्चन पढ़ लोगे, फिर आप पैसेज पढ़ोगे, उसके बाद आप उस आंसर को पैसेज में जब पढ़ते जाओगे और मिल जाएगा तो उसको पेंसिल से थोड़ा सा निशान बना देना है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है आंसर लिखते वक्त, 3 ट्रिक तो मैंने बता दिया, अब मैं आंसर लिखने का तरीका बता रही हूँ, ठीक है। अब जब आप सेकंड ट्रिक आप अपनाओगे आंसर लिखने का, वो है आई, मी और माई, यानी फर्स्ट पर्सन में अगर नैरेट किया गया है, यानी आपको कोई कहानी बताई गई है और वो फर्स्ट पर्सन में बताई गई, जैसे कि मेरे पिताजी का नाम श्यामलाल था, मैं जब छोटा था तो मैं ऐसा था, मेरे पिताजी मेरे लिए ऐसा करते थे, हम ऐसा। तो ये जैसे कोई अगर कहानी को फर्स्ट पर्सन में नैरेट करता है यानी बताता है, तो हम जब आंसर लिखते हैं उसको हम सेकंड पर्सन में चेंज करके लिखते हैं। तो ये गलती आप नहीं करिएगा। जैसे अगर मान लीजिए ये लिखा रहेगा कि माई फादर हैज़ बॉट एन एक्सपेंसिव गिफ्ट फॉर मी, तो मान लीजिए अगर क्वेश्चन पूछा हु बॉट एक्सपेंसिव गिफ्ट फॉर हिम, तो वहां तो लिखा रहेगा माई फादर बॉट एक्सपेंसिव गिफ्ट फॉर हिम, और आप आंसर में देखोगे अरे वाह ये तो मिल गया आंसर, गिफ्ट वाला पूछ रहा है, और आप लिख दिए माई फादर बॉट एक्सपेंसिव गिफ्ट फॉर मी, तो वहां पे माई और मी हो गया। यानी वो आप आंसर बता तो रहे हो सही, लेकिन आप वो फर्स्ट पर्सन में बता रहे हो, तो उसको आपको सेकंड पर्सन में करके बताना है, तभी आपका आंसर सही होगा। जैसे कि हिज फादर हैज ब्रॉट एन एक्सपेंसिव गिफ्ट फॉर हिम, ठीक है। तो ये जो माई और मी है वो हिज और हिम में चेंज हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान बिल्कुल रखेंगे। ये हमेशा ऐसा नहीं होता है, हमेशा फर्स्ट पर्सन में नैरेट नहीं किया जाता है कहानी को, लेकिन इन केस अगर कोई अपने बारे में कहानी बता रहा है तो उस केस में आपको ये चीज़ को ध्यान रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखने वाली बात ये है, जैसा पैसेज में दिया गया है या बताया गया है उसी को वैसे ही फैक्ट मानना है, यानी जो दिया गया है उसी को सच मानना है। मान लीजिए लिखा है धोनी इज अ सिंगर एंड ही इज फेमस फॉर गेटिंग नोबेल प्राइज, यानी कि धोनी एक सिंगर है और उसको नोबेल प्राइज के लिए वो प्रसिद्ध है। और मान लीजिए क्वेश्चन पूछा धोनी इज फेमस फॉर व्हाट, धोनी किस चीज के लिए फेमस है, तो आप आंसर क्या लिखोगे? आप आंसर में ये नहीं लिखोगे कि धोनी इज अ क्रिकेटर। भाई आपसे वो नहीं पूछ रहा है कि सही आंसर क्या है, आपका जीके कितना स्ट्रांग है, ये नहीं पूछ रहा है। वो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब कि पैसेज में जो दिया है आपको वही लिखना है। भले ही आपको पता हो कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, लेकिन जो पैसेज में दिया है उसी को आपको सच मानना है बस। तो आपको आंसर में वही लिखना है जो आपको पैसेज में दिया है। जैसे कि इसमें दिया है कि धोनी इज अ सिंगर एंड ही इज फेमस फॉर गेटिंग नोबेल प्राइज। अगला जो पैटर्न होता है क्वेश्चन का वो होता है टाइटल वाले क्वेश्चन या फिर
सिमिलर या ऑपोजिट वर्ड वाले क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चंस को हमेशा लास्ट में अटेम्प्ट करना है, यानी आपको लास्ट में लिखना है। अब टाइटल वाले क्वेश्चन मतलब पूछ लेगा आपको कि इस पैसेज का टाइटल क्या होगा, तो आपको आइडिया, थीम, पर्पस, थीसिस, सेंट्रल आइडिया, टाइटल, ये कुछ भी पूछे, ये मतलब सबका एक ही होता है कि आपको क्वेश्चन में पैसेज में क्या पूछ रहा है, पैसेज का टाइटल, शीर्षक, कि आपने ये पढ़ा, इसका क्या शीर्षक होना चाहिए, या इसका क्या मेन थीम था, क्या मेन आइडिया था, उसको लिखिए। तो इसका आंसर हमेशा ज़्यादातर लास्ट के 4-5 लाइन में ही होता है, पैसेज के लास्ट के 4-5 लाइन में ही आपको इसका आंसर मिलेगा। ज़्यादातर 90% केसेस में ऐसा ही होता है। और दूसरा चीज़ कि आपको ये ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन को आपको लास्ट में अटेम्प्ट करना है। जी हाँ, इसको पहले अटेम्प्ट करने की गलती नहीं करेंगे, इसको सबसे लास्ट में लास्ट में मतलब पैसेज के सारे क्वेश्चन को पहले कर लेंगे, इस क्वेश्चन को पैसेज के लास्ट क्वेश्चन के तौर पर सॉल्व करेंगे। इसके बाद आता है ऑपोजिट और एंटोनिम। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा, पूछेगा ऑपोजिट वर्ड, एंटोनिम जिसको बोलते हैं, या सिमिलर वर्ड जिसको सिनोनिम कहते हैं, या फिर फ्रेज। मतलब कुछ आपको ऐसा दे देगा वर्ड, पूछेगा या तो इसका सिमिलर मीनिंग खोजिए पैसेज से, या तो इसका ऑपोजिट मीनिंग खोजिए पैसेज से, या इस फ्रेज का क्या मतलब है पैसेज में, इस फ्रेज कौन सा इस फ्रेज का आंसर आ रहा है उसको लिखिए। तो इसके लिए कुछ कीवर्ड्स होते हैं। तो पहले तो आपको क्वेश्चन में ये दिया रहेगा, ज़्यादातर ऐसा ही दिया होता है कि आप इस फाइंड द ऑपोजिट वर्ड या फिर एंटोनिम ऑफ दिस वर्ड इन पैराग्राफ नंबर 1 या 2। आपको मेंशन करेगा पैराग्राफ 1 में खोजिए या पैराग्राफ 2 में खोजिए, ज़्यादातर ऐसा ही होता है। तो आपको क्या करना है, आपको वो वर्ड को उस पैराग्राफ में खोजना है। अब वो वर्ड नहीं मिलेगा तो उससे सिमिलर या ऑपोजिट मीनिंग मिलेगा, है ना। तो ज़्यादातर क्या होता है, आपको समझ नहीं आता है कि आपको करना क्या है। तो जो भी पैसेज में कुछ ऐसा लगेगा आपको कीवर्ड कि हाँ ये हो सकता है, वो देखिएगा आपको कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड होगा। मतलब आपको पैसेज में देखना, उस लाइन में बाकी सब कुछ समझ में आ जाएगा, एक वर्ड ऐसा रहेगा जो समझ नहीं आएगा। ज़्यादातर वही वर्ड आंसर होते हैं। जी हाँ, मान लीजिए सेंटेंस पे दिया है, रीता वॉज वेरी हाइपोथेटिकल अबाउट द सिचुएशन अकर्ड। अब आपको पूछ रहा है हाइपोथेटिकल का, है ना, सिमिलर वर्ड या एंटोनिम क्या होगा। तो आपको देखिए उसमें सब कुछ समझ में आ जा रहा है, हाइपोथेटिकल नहीं समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे ही होते हैं आंसर, जो वर्ड आपको थोड़े से डिफ़िकल्ट लगेंगे ना, वही उसके ज़्यादातर आंसर होते हैं, वही कीवर्ड बन जाते हैं। तो बताइए समझ में आ रहा है कि सब ऊपर से जा रहा है? नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया। देखिए बच्चे, लास्ट में हम क्वेश्चंस करेंगे, पैसेज के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, है ना। तो उससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और मैंने आप लोगों के लिए और भी एक अच्छी सी चीज़ की है कि मैंने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक लिंक दिया है। उस लिंक में आप जाएंगे तो आपको एक पैसेज वाला क्वेश्चन मिलेगा। पैसेज को पढ़िएगा और क्वेश्चंस 4-5 क्वेश्चन ही है, उसको आपको आंसर करने हैं और आपको तुरंत उसके जवाब भी मिल जाएंगे। तो इससे आप चेक कर सकते हैं कि आपको कितना समझ में आया और आपको किस तरीके से उसको करना है। तो पहले मैं आपको करवाऊंगी, उसके बाद मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग उस लिंक को जाके टच कीजिए और उससे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है और उसके आंसर प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको क्वेश्चंस पढ़ने हैं। जी हाँ, पैसेज के हमको सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं। क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए फिर हमको पैसेज पढ़ना है। और पैसेज हमको सरसराती नज़र से पढ़ना है, मतलब जल्दी जल्दी पढ़ना है और उसको थोड़ा सा हिंदी और थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ना है। और पूरा अगर नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं, बट हमको क्वेश्चन में ध्यान में रखते हुए हमको पैसेज को रीड करना है, समझते हुए आगे बढ़ना है ना। पैसेज को हमको पूरा अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जैसे समझ में आ रहा है उसको पढ़ते हुए आगे निकल जाना है। बस हम जो क्वेश्चन पढ़े हैं उस क्वेश्चन का आंसर को थोड़ा ध्यान में रखते हुए हमको पढ़ना है, ठीक। उसके बाद हम आते हैं एमसीक्यू और डायरेक्ट क्वेश्चन में, उसको हमको ढूंढना है और पैसेज में उसको टिक करना है। फिर हमको अगर नैरेटर अपने लिए कोई स्टोरी सुना रहा है तो उसको हमको फर्स्ट पर्सन से सेकंड पर्सन में चेंज करके आंसर करना है, ठीक है। और टाइटल और
हमको ऑपोजिट और सिमिलर मीनिंग वाले क्वेश्चन को सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। आपको समझ में आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, सारे क्वेश्चन बनाने हैं, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये जो रीडिंग ए होता है ये सबसे पहले दिया जाता है आपको, तो इसको आपको सबसे पहले इसलिए दिया जाता है ताकि आप सबसे पहले इसको अटेम्प्ट करें। तो 3 घंटे का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें आपको इस क्वेश्चन को सबसे पहले ही बनाना है, मतलब आपको आंसर पैसेज को सबसे पहले बनाना है। आप इसको लास्ट के लिए नहीं रखेंगे कि हाँ मैं पहले दूसरे सेक्शंस कर लेता हूँ और इसको लास्ट में करूँगा, नहीं, इसको आपको सबसे पहले ही करना है और जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से करना है। तो आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहले पैसेज को पढ़ते हैं। क्या आप भूल गए? पहले पैसेज नहीं पढ़ना है पहले हमको क्वेश्चन और आंसर्स को देखना है। तो चलिए हम क्वेश्चन आंसर पहले देख लेते हैं, फिर हम पैसेज में वापस आकर खोजेंगे कि हमारे आंसर्स कहाँ हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। Our first question is, who was walking from one town to another town with a few of his followers? यानी एक शहर से दूसरे शहर कौन जा रहा था अपने फॉलोवर्स के साथ। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पे आपको फॉलोवर का मतलब नहीं पता, तो नहीं पता रहने दीजिए, बस यही जान लीजिए कि कौन जा रहा था एक शहर से दूसरे शहर अपने फॉलोवर्स के साथ। 3 ऑप्शन भी दिया हुआ है, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। पर आपको ये जो ऑप्शन है इसको ध्यान में रखना है, मतलब ये जो नाम है जो दिया हुआ है इसको आपको थोड़ा ध्यान में रखना, ताकि आप जब पैसेज पढ़े तो ये आंसर आपको थोड़ा ध्यान में आ जाए। अब क्या करना है, अब आपको फिर से पैसेज में जाना है क्या? नहीं, पहले अपने को पूरे क्वेश्चंस देखने हैं, तो पहले हम पूरे क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड बुद्धा से टू हिज डिसिपल व्हेन दे स्टॉप नियर अ लेक? बुद्धा जी ने क्या कहा अपने डिसिपल से जब वो लेक के पास रुके? अब देखिए, हाँ, डिसिपल का मतलब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना तो समझ में आ रहा है ना कि बुद्धा जी ने अपने डिसिपल से क्या कहा जब वो लेक के पास रुके। ऑप्शंस को ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रही हूँ, आप लोग ऑप्शन को ध्यान में रखिएगा। वाई डिड द डिसिपल कम बैक विदाउट वाटर? डिसिपल बिना पानी लेके क्यों वापस आया? इसके भी ऑप्शंस को हमको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next question, after half an hour when the disciple went back to the lake he found, यानी कि 1 घंटे बाद जब डिसिपल वापस लेक के पास गया, झील के पास गया, तो उसने क्या पाया? तो ध्यान में रखिएगा ये सब ऑप्शंस। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द वर्ड ऑपोजिट टू एंग्जाइटी और स्टॉर्मी फ्रॉम द पैसेज, यानी ऑपोजिट खोजना है हमको एंग्जाइटी का या फिर स्टॉर्मी का, है ना, दोनों सेम ही है लगभग, इसका हमको ऑपोजिट खोजना है। मैंने आपको बताया था, लेकिन इस क्वेश्चन को हम लास्ट में करेंगे। तो चलिए अब हम पैसेज पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी पैसेज पढ़ लेते हैं। लेकिन देखिए, मैं आपको बिना पैसेज पढ़े ही क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालना है ये ट्रिक भी बताती हूँ। आप पहला क्वेश्चन पढ़े हैं, ठीक है, पहला क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको पहले नंबर के पैराग्राफ में उसका आंसर ढूंढने का कोशिश करना चाहिए। तो चलिए करके देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, who was walking from one town to another town with a few of his followers, यानी एक टाउन से दूसरे टाउन में कौन जा रहा था अपने फॉलोवर्स के साथ। देखिए इसका आंसर हम पहले पैराग्राफ में ढूंढेंगे। तो देखिए कहाँ मिल रहा है, once Buddha was walking from one town to another town with a few of his followers। देखिए मिल गया, पहले ही लाइन में कौन जा रहा था? बुद्धा जा रहे थे। हाँ, तो देखा है ना कितना आसान। देखिए इसका आंसर हमको मिल गया बुद्धा पहले ही लाइन में, पहले पैराग्राफ में मिला ना। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड बुद्धा से टू हिज डिसिपल व्हेन दे स्टॉप नियर अ लेक? जब वो लेक के पास रुके तो बुद्धा जी ने क्या कहा अपने डिसिपल से? आई एम हंग्री कहा, आई एम थर्स्टी कहा, आई एम टायर्ड कहा। चलिए हम पढ़ के देखते हैं और इसका आंसर हम ढूंढते हैं, पहले में ही ढूंढ लेते हैं। चलिए, when they were traveling, देखिए कहीं कुछ मिल रहा है क्या? thirsty hungry, ये देखिए मिल गया, I am thirsty। they stopped there and Buddha told one of the disciple I am thirsty, यानी कौन सा आंसर हुआ हमारा? I am thirsty। बुद्धा जी ने बोला I am thirsty। देखिए इसका आंसर भी हमको पहले में मिल गया। मैंने आपको बोला था पहले और दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपको या तो पहले पैराग्राफ में मिलेगा या तो दूसरे पैराग्राफ में मिलेगा। देखिए हमको पहले में ही मिल गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द डिसिपल कम बैक विदाउट वाटर? डिसिपल पानी के बिना क्यों आया? अब यहाँ डिसिपल का अगर आपको मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ दीजिए, बाकी का मतलब समझने की कोशिश कीजिए कि डिसिपल पानी के बगैर क्यों आया। बाकी तो बहुत ईजी वर्ड्स हैं, तो चलिए देखते हैं वो पानी के बगैर क्यों आया। अब पहला पैराग्राफ तो हो गया हमारा कंप्लीट, अब हम सेकेंड पैराग्राफ में खोजेंगे। देखिए हमको इसका आंसर कहाँ मिलता है। देखिए क्या मिल रहा है, क्या ढूंढिए। देखिए, द डिसिपल वॉकड अप टू द लेक व्हेन द डिसिपल रीच नोटिस दैट सम पीपल वेयर वॉशिंग क्लोथ्स इन द वाटर एंड राइट एट दैट मोमेंट अ बुल्लक cart started crossing the lake right edge of the it. As a result, water became very muddy. Water became very muddy. देखिए मिल गया हमको आंसर। The water was muddy. पानी में मिट्टी घुला हुआ था इसलिए उसने पानी नहीं लाया। तो राइट आंसर क्या हुआ? डिसिपल पानी क्यों नहीं लाया? पहला ऑप्शन था, वाटर वॉज मडी, पानी में मिट्टी मिला हुआ था। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, आफ्टर हाफ एन आवर, 1 घंटे बाद, व्हेन द डिसिपल वेंट बैक टू द लेक ही फाउंड, जब वो डिसिपल वापस लेक में गया उसने पाया, क्या पाया? चलिए देखते हैं उसने क्या पाया। अब सेकेंड पैराग्राफ तो हमने पूरा पढ़ लिया था, अब थर्ड पैराग्राफ में इसका आंसर हो सकता है। थर्ड पैराग्राफ में पढ़ के देखते हैं कि डिसिपल जब वापस गया तो उसको क्या मिला। So the Buddha said, let us take a little rest here by the tree. चलिए हम थोड़ा आराम कर लेते हैं, ऐसा कहा बुद्धा जी ने। आफ्टर अबाउट हाफ एन आवर, 1 घंटे बाद, अगेन बुद्धा आस्क्ड द सेम डिसिपल टू गो टू बैक टू द लेक एंड गेट हिम सम वाटर टू ड्रिंक। फिर से उनको भेजा गया पानी लाने के लिए, पीने का पानी। द डिसिपल ओबीडियंटली वेंट बैक टू द लेक, डिसिपल वापस गया लेक में। देन ही फाउंड दैट लेक वॉज ऑब्सोल्युटली क्लीन वाटर। अरे यही तो हमारा ऑप्शन है, लेक हैड एब्सोल्युटली क्लीन वाटर, यानी कि जब वो डिसिपल वापस गया उसको पानी बिल्कुल क्लीन मिला, तो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हुआ, यानी हमको आंसर मिल गया। अब देखिए हमको नेक्स्ट क्वेश्चन पता करना है, फाइंड द वर्ड ऑपोजिट टू एंग्जाइटी और स्टॉर्मी फ्रॉम द पैसेज। एंग्जाइटी और स्टॉर्मी का हमको ऑपोजिट ढूंढना है पैसेज में से, यानी इसका क्या मतलब है। पैसेज में अगर हम ढूंढेंगे तो एंग्जाइटी और स्टॉर्मी कहीं पे इसका कोई सेंस बन रहा है क्या, ऑपोजिट का सेंस, उल्टा। तो पहले हम सोचेंगे एंग्जाइटी का उल्टा क्या होता है, हमको नहीं पता। तो अब हम पढ़ के देखते हैं तीनों ऑप्शन में से कोई आंसर हमको मिलता है क्या। और जैसे कि मैंने आपको कहा था, इस क्वेश्चन को हम लास्ट में अटेम्प्ट करते हैं, ऑपोजिट वाले, सिमिलर मीनिंग वाले या फिर टाइटल वाले, तो इसको हम लास्ट में आप अटेम्प्ट करें, आप देख ही रहे हैं। तो चलिए अब देखिए एंग्जाइटी का मतलब क्या होता है, इसी का हमको उल्टा ढूंढना है। पहले एंग्जाइटी का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। एंग्जाइटी का मतलब होता है थोड़ा सा परेशान होना, तो इसका उल्टा क्या होगा। देखिए मैंने बोला इसको हमेशा ज़्यादातर लास्ट लाइन में मिलता है इसका आंसर, लास्ट 4-5 लाइन में, तो लास्ट में पढ़ते हैं, योर माइंड इज़ ऑल्सो लाइक दैट। आपका दिमाग भी वैसा ही है, व्हेन इट इज़ डिस्टर्ब, जब आपका दिमाग डिस्टर्ब्ड हो जाता है यानी परेशान हो जाता है, जस्ट लेट इट बी। अब डिस्टर्ब का मतलब एंग्जाइटी हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये सेम हो रहा है, लेकिन हमको इसका ऑपोजिट ढूंढना है। तो गिव इट अ लिटिल टाइम, इसको थोड़ा टाइम दीजिए, इट विल सेटल डाउन ऑन इट्स ओन, आपका दिमाग खुद ही शांत हो जाएगा। यू डोंट हैव टू पुट एनी एफर्ट टू काम इट डाउन, आपके दिमाग को काम करने के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं। अब काम यानी शांत, यानी परेशान रहेगा तो शांत होगा ना दिमाग, अगर उसको छोड़ दिया जाए थी शांत। तो यहाँ पे क्या मतलब निकला, एंग्जाइटी का ऑपोजिट काम, तो आंसर है काम। तो काम हमारा हुआ इसका राइट ऑप्शन, और देखिए ऑप्शन में काम दिया भी है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ये ट्रिक आप कभी ना भूलें तो प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में मैंने एक क्वेश्चन का लिंक दिया हुआ है। उस क्वेश्चन में जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने पैसेज और क्वेश्चंस आ जाएंगे, उसको आप पढ़िए, क्वेश्चन सॉल्व करिए और आंसर देंगे, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपके आंसर करेक्ट है कि नहीं। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, अभी मत जाइए कहीं, कुछ कहना है मुझे आपसे। एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो बनता है यार। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों का शेयर करिए, क्योंकि अगर आप अच्छा करेंगे दूसरों के साथ तो आपके साथ भी अच्छा होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे से पढ़ें तो आप अपने दोस्तों को भी पढ़ने में मदद करिए। और दूसरी चीज़, अगर थोड़ा सा भी मेरा मेहनत आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ प्यारे प्यारे। तो कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई करते रहिए।